फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पे आज हम चर्चा करेंगे दुनिया का छत कहे जाने वाली या दुनिया का तीसरा ध्रुव कहे जाने वाले तिब्बत की पठार की चर्चा करेंगे। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे तिब्बत की पठार की। तो तिब्बत का पठार क्या है, तिब्बत का प्लेट्यू क्या है। तो तिब्बत के प्लेट्यू के अगर हम सामान्य परिचय दिया जाए, इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो इसको सबसे बड़ी बात दुनिया का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तिब्बत के पठार को दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4,500 मीटर ऊंचा है, यानी 4,500 मीटर ऊंचा है, तथा दुनिया का सबसे बड़ा पठार भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, यानी आप जैसा जानते हैं कि लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत के क्षेत्रफल का लगभग 90%। तिब्बत के पठार को विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है, थर्ड पोल भी कहा जाता है। तिब्बत के पठार का जो अन्य नाम है वो किंगघई तिब्बत पठार भी कहा जाता है, या किंगजांग पठार भी कहा जाता है। इसको बर्फीला पठार भी कहा जाता है। इसके अन्य भी जो नाम है, अन्य विशेषताएं हैं, उसकी चर्चा हम आप लोग से आगे करेंगे। तिब्बत के पठार की अगर भौगोलिक स्थिति देखा जाए तो तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत के पठार के दक्षिण में हिमालय पर्वत जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, तथा उत्तर में देखा जाए तो कुनलुन पर्वत है से घिरा है, और पूर्वोत्तर में अगर जाया जाए तो एक चिलियन पर्वत है से घिरा है, जो तिब्बत पठार को, जो चिलियन पर्वत है तिब्बत के पठार को गोबी के मरुस्थल से अलग करता है। भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है ये भी तिब्बत के पठार का ही एक भाग है। तिब्बत के पठार का जो मुख्य विस्तार है ये चीन में है, यानी ज़्यादातर हिस्सा इसका चीन में पड़ता है, तथा इसका कुछ भाग भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान तथा किर्गिस्तान में, यानी कई देशों में इसका विस्तार मिलता है। लंबाई देखी जाए तिब्बत के पठार की तो लगभग 2500 किलोमीटर, और जो चौड़ाई है लगभग 1000 किलोमीटर, और क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 90% तथा फ्रांस के क्षेत्रफल का लगभग 4 गुना। इसे पता लगता है कि ये पठार कितना बड़ा है। तिब्बत के पठार के अगर निर्माण की बात किया जाए तो तिब्बत के पठार का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, जो सबसे मान्य व्याख्या है, सिद्धांत है, तिब्बत के पठार का निर्माण भारतीय प्लेट तथा यूरेशिया प्लेट के अभिसरण यानी कन्वर्जेंट तथा टक्कर से हुई। और तिब्बत के पठार इस प्रकार, तिब्बत का पठार एक प्रकार का मध्य पिंड माना जाता है। क्वेश्चन भी कभी कभी आता है, मध्य पिंड माना जाता है। कोबर के भूसंदर सिद्धांत जो सिद्धांत दिया था, जियो सिंक्लाइन सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार तिब्बत के पठार को स्वासिन वर्ग कहा जाना चाहिए। 2 बार क्वेश्चन इससे आया भी है। तिब्बत के पठार की अगर हम लोग देखा जाए अन्य विशेषताओं की, अगर इसकी हम क्लाइमेट को देखें, जलवायु को देखें, तो तिब्बत की पठार जो है, इसकी जो जलवायु एक तरीके का शुष्क है, आधा शुष्क प्रकार की है। इसका कारण है ये समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है तिब्बत का पठार, और ऊंचे पर्वतों से घिरा होने के कारण ये विष्ट छाया क्षेत्र है, रेन शेडो एरिया है, यानी ये रेन शेडो एरिया में पड़ता है। जो हिमालय, मुख्य रूप से जो हिमालय है, हिमालय मानसूनी हवाओं को रोक लेता है इधर, और उधर मानसूनी हवाएं नहीं जा पाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं होती है। ऊंचाई के कारण जो जलवायु है यहाँ की ठंडी ज़्यादा पड़ती है, कठोर जलवायु है। अधिक ऊंचाई के कारण तिब्बत के पठार पर ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम है, जिससे सांस लेने में भी यहाँ दिक्कत होती है। दैनिक तापांतर अधिक है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तेज़ हवाएं चलती हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं यहाँ पर। वर्षा देखा जाए तो 20 से 50 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। तापमान ठंडी में देखा जाए तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। गर्मी के दिन में अगर देखा जाए तापमान दिनों में लगभग 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी गर्मी का मौसम यहाँ का अच्छा होता है। कुछ भाग यहाँ का देखा जाए तो रेगिस्तानी है, ठंडा रेगिस्तान है, और कुछ भाग आधा रेगिस्तानी है, ठंडा आधा रेगिस्तान है यहाँ का। तो इस प्रकार यहाँ की जलवायु है एक तरीके की विषमतापूर्ण है और शुष्क जलवायु है। अब हम चर्चा करें कि तिब्बत से निकलने वाली अगर हम प्रमुख नदियों की बात किया जाए तो जैसे हम अभी पहले ही आपको बताए थे कि तिब्बत को एशिया का जल स्रोत या वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इससे लगभग 7 प्रमुख नदियां निकलती हैं, उसके बाद और भी बहुत सी नदियां इससे निकलती हैं। तो कई महान नदियों का उद्गम स्थल भी है जो तिब्बत है, तिब्बत का पठार, इसीलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इसमें एक नदी ये करके हम सारी नदियों की चर्चा करेंगे। जो सिंधु नदी है ये यहाँ के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और तिब्बत यानी चाइना में और भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई अरब सागर में गिरती है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर झील के पास से ये भी निकलती है, और तिब्बत में इसी को यांगलुंग सांगपो कहा जाता है। और तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में नदी प्रवाहित होती है और बांग्लादेश में जाके गंगा नदी से मिल जाती है।
एक नदी है यांगत्से कियांग है, यांगत्से नदी भी इसको कहा जाता है। इसका तिब्बती जो नाम है ड्रीचू है और एशिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। ये ख्वांगहो नदी, जिसको पीली नदी यानी येलो रिवर कहा जाता है, ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसको चीन का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये अपना मार्ग परिवर्तन के लिए फेमस है और बाढ़ के लिए फेमस है, इसलिए इसको ख्वांगहो नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है। मेकांग नदी, इसका जो तिब्बती नाम है दजोंग है, ये दक्षिणी पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और एक नदी है साल्वीन, ये म्यांमार की प्रमुख नदी है। इसके अलावा सतलज नदी जो तिब्बत से निकलती है और भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है और इसके बाद तिब्बत पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार 7 महान नदियों का उद्गम स्थान ये है आपका जो तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार को अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ के प्रमुख त्यौहार के बारे में देखा जाए, इसके अलावा पशुपालन के बारे में देखा जाए कि यहाँ के प्रमुख पशु कौन है, अन्य विशेषताओं की चर्चा अगर हम लोग करें तो जो प्रमुख पशुपालन है, यहाँ के जो प्रमुख पशु हैं उसमें आप लोग याक है, भेड़ है, बकरी है, तिब्बती ऊँट है जो 2 कुबड़ वाला होता है, घोड़ा, खच्चर, अन्य जानवरों को का पालन किया जाता है। याक जो आप लोग को चित्र में दिख रहा है, यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण एनिमल जानवर है और इसे क्या करते हैं, दूध प्राप्त करते हैं, याक से मांस प्राप्त करते हैं, बाल के लिए, सामान ढोने के लिए किया जाता है और याक को तिब्बत में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। और बौद्ध मठों में तो याक की पूजा भी होती है, याक नृत्य भी यहाँ पे होता है यानी याक डांस भी होता है। तिब्बत की जो प्रसिद्ध लोक परंपरा है, याक को तिब्बत का जीवन साथी भी कहा जाता है। और तिब्बत का अधिकांश जो भाग है वो ऊंचा और ठंडा तथा शुष्क होने के कारण पशुपालन यहाँ की जीविका का मुख्य साधन है। ये दलाई लामा जी का चित्र आप लोग को दिख रहा है जो यहाँ के सर्वोच्च धार्मिक गुरु होते हैं, सर्वोच्च नेता माने जाते हैं। इसके अलावा जो भेड़ बकरी का पालन भी होता है, मांस के लिए, ऊँट के लिए और ऊन के लिए करते हैं। और यहाँ की जो चंगथांगी बकरी है, चंगथांगी बकरी से प्रसिद्ध पश्मीना जो ऊन प्राप्त होता है ये यहाँ की पाई जाने वाली चंगथांगी बकरी से होता है। और जो यहाँ के जो ऊँट होते हैं, तिब्बत के ऊँट होते हैं वो 2 कुबड़ वाले होते हैं, जो भी आप लोग को चित्र में दिखेगा। इनके जो कुबड़ होते हैं 2 होते हैं। इसके अलावा तिब्बती घोड़े का भी पालन किया जाता है, लेकिन जो यहाँ का मुख्य जानवर है याक है। इसके अलावा भेड़ बकरियों का भी पालन होता है क्योंकि इसके लिए जलवायु यहाँ की अनुकूल है। और यहाँ की जो चंगथांगी बकरी है इसे विश्व प्रसिद्ध पश्मीना ऊन प्राप्त किया था। आपको चित्र में दिख भी रही है, चंगथांगी बकरी का चित्र दिख भी रहा है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं, जो सबसे प्रमुख फसल है वो आपका जौ है, ये सबसे ज़्यादा उपजाई जाने वाली फसल है। इसके अलावा सरसों, गेहूँ, आलू, मटर और सेब और प्याज की भी खेती यहाँ पर की जाती है। तो इस प्रकार यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है पशुपालन है। इसके अलावा कृषि भी करते हैं कुछ हद तक। ऊन और कपड़ा उद्योग भी यहाँ काफ़ी सफल है, जिसमें पश्मीना शाल विश्व प्रसिद्ध है यहाँ का। धार्मिक सेवाएं, बौद्ध बहुल क्षेत्र होने के कारण बहुत लोग क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षु यानी लामा जो कहा जाता है, बौद्ध भिक्षुओं को बन जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शिल्पकारी और हस्तशिल्प जिसको हम लोग कहते हैं, इन क्राफ्ट और हैंडीक्राफ्ट के लिए भी बहुत ही फेमस क्षेत्र है ये। अब तिब्बत का हम लोग देख लें, कुछ प्रमुख झीलों की चर्चा कर लें, यानी तिब्बत की कुछ प्रमुख झीलों की चर्चा करें तो उसमें एक मानसरोवर झील है, ये मीठे जल की झील है। इसी क्षेत्र से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं और ये हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का प्रमुख पवित्र स्थल भी है। और मान्यता है कि इस झील के उत्तर में स्वर्गलोक तथा दक्षिण में मृतलोक है। पुराणों में इसी को क्षीर सागर कहा गया है, मानसरोवर झील को। एक राक्षस झील या राकस झील भी इसको कहते हैं, ये मानसरोवर झील के निकट है। ये खारे जल की झील है और इसको रावण झील भी कहा जाता है। और इसको लोग कहते हैं कि इसे जहरीली तथा शापित झील भी माना जाता है। एक है पैंगोंग लेक, जो अभी चर्चा हुई थी चीन और भारत के विवाद में, जब 2020 में हुआ था, उसकी में पैंगोंग झील की काफ़ी चर्चा हुई थी। ये देखिए 2 कुबड़ वाला ऊँट आप लोग को दिख रहा है जो तिब्बत में पाया जाता है। तो भारत चीन की सीमा पर स्थित है जो पैंगोंग लेक है। इसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 5 से 8 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर इसका भाग चीन में है और 45 किलोमीटर भाग भारत में है। ये अन्य जो झीलें हैं इसमें है नमात्सो, ये खारे जल की झील है, इसको स्वर्ग की झील भी कहा जाता है। ये यमद्रोक झील है, ये नाक के आकार की, सांप के आकार की है। और सिलिंग झील, ये भी खारे जल की झील है। ये तिब्बत की सबसे बड़ी झील है, सिलिंग झील है। और यहाँ की अगर हम वनस्पतियों को देखा जाए,
देखा जाए कि वनस्पतियाँ कौन कौन सी उगती हैं, तो चूँकि अब जैसा हम लोग जानते हैं शुष्क जलवायु है, कठोर जलवायु होने के कारण तिब्बत में बहुत ज़्यादा वृक्षों का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे जो अल्पाइन है, तिब्बती घास के मैदान हैं, अल्पाइन प्रकार के वृक्ष हैं, रेगिस्तानी तथा अर्ध रेगिस्तानी पौधे पाए जाते हैं, झाड़ीदार वनस्पतियों का भी यहाँ पे विकास हुआ है। तिब्बत की राजनीतिक और ऐतिहासिक स्थिति को देखा जाए तो तिब्बत के में जो वर्तमान में चीन का, जैसे जानते हैं कि स्वायत्त क्षेत्र है, और यहाँ के सिनकियांग जो प्रांत है उसके बाद ये जो चीन की है दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई है, यानी जो तिब्बत क्षेत्र है सिनकियांग के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वहाँ का राजनीतिक क्षेत्र है। तिब्बत का इतिहास 7वीं शताब्दी में मिलता है, जब तिब्बती साम्राज्य का उदय हुआ, और 8वीं शताब्दी में यहाँ बौद्ध धर्म का आगमन हुआ, और 1911 में देखें तो चीन के किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन 1950 में चीन ने इस पर आक्रमण किया, और 1951 में देखा जाए तो एक संधि के माध्यम से इसे अपने नियंत्रण में चाइना ने ले लिया। 1959 में चीन में एक खिलाफ फिर तिब्बत वालों ने एक असफल विद्रोह किया। उसके बाद वहाँ के जो सर्वोच्च धर्मगुरु थे दलाई लामा को भाग के आना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। अगर देखा जाए और महत्वपूर्ण तथ्य देखा जाए तिब्बत के बारे में, तो यहाँ पोटाला पैलेस है जो लहासा में है। यह दलाई लामा का पारंपरिक निवास स्थान है। ये तिब्बत का प्रसिद्ध प्रतीक है। लहासा ये तिब्बत की राजधानी है। इसको पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है, और देवताओं का स्थान भी, निवास स्थान भी कहा जाता है। भाषा यहाँ की तिब्बती और मंडारिन है। त्यौहार लोसर है, ये तिब्बती नववर्ष होता है। यह इसमें क्या होता है, याक दौड़ होती है, बौद्ध नृत्य और उत्सव होता है। यहाँ का जोखांग मंदिर है, ये लहासा तिब्बत का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। रामोचे मंदिर है यहाँ पे, लहासा का दूसरा सबसे पवित्र मंदिर है। और यहाँ पे सेरा मठ है, ये लहासा बौद्ध भिक्षुओं का डिबेट बहस का विश्व प्रसिद्ध स्थान है। कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, यहाँ का जो प्रमुख शहर है लहासा है, और सिगात्से, ग्यात्से और नागछू है। बौद्ध धर्म यहाँ के प्रमुख बौद्ध धर्म है, और बौद्ध धर्म को यहाँ पे जो कहा जाता है लामावाद भी कहते हैं। और दलाई लामा और पंछेन लामा यहाँ के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। और यहाँ के अन्य जो धर्मों में देखा जाए तो हिंदू धर्म भी है, बौद्ध धर्म के अलावा एक बौद्ध धर्म भी यहाँ पर है। ये यहाँ के जो लोग हैं ये मंगोलाइट प्रजाति के हैं, और कहा जाता है कि तिब्बत के पठार का, अगर एक बात और देखा जाए तो भारतीय मानसून पर तिब्बत के पठार का भी प्रभाव पड़ता है। जैसा कोटेश्वरम नामक भारतीय मौसम वैज्ञानिक ने कहा था कि तिब्बत का पठार भारतीय मानसून को लाने में सहायक होता है। इस प्रकार ये तिब्बत के पठार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोग को दी गई। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी।